गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर नामकरण पद्धति हाइड्रोकार्बन की, उस हाइड्रोकार्बन की नामकरण पद्धति में हमने कल पढ़ा था रूढ़ पद्धति में किस तरीके से नामकरण होता है। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ेंगे? व्युत्पन्न। तो पार्ट 8 था हाइड्रोकार्बन के, हम नामकरण पढ़ रहे थे। उस नामकरण में आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति? व्युत्पन्न पद्धति। देखो व्युत्पन्न पद्धति में क्या है कि किसी एक यौगिक के नाम के व्युत्पन्न, यानी इस यौगिक के व्युत्पन्न मान के हम किसी दूसरे का नाम करते हैं। एक नाम फिक्स मान के किसी यौगिक का और अन्य जो उसके साथ ग्रुप्स जुड़े हैं उन ग्रुप्स का नामकरण जो करते हैं तो वो पद्धति कहलाती है व्युत्पन्न पद्धति। यानी किसी यौगिक को व्युत्पन्न मानकर, किसी यौगिक को, यौगिक के नाम को, यौगिक के नाम को व्युत्पन्न मानकर, यौगिक के नाम को हम व्युत्पन्न मानकर जो नामकरण करते हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। यानी किसी एक फिक्स ग्रुप से उसका नामकरण हमें पता है और उसके आधार पे हम जो नामकरण कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। तो किसी यौगिक के नाम को व्युत्पन्न मानकर, उसके व्युत्पन्न मान के कि भाई उसके ये प्रोडक्ट्स हैं, समझना, उसके यौगिक है, तो उसको एक फिक्स मान के फिर इसके अलग जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन समूह का जो हम नामकरण करते हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। तो आइए सबसे पहले तो देखो CH4, CH4 को हम क्या कहते हैं? मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन। अब इसको व्युत्पन्न मान के मैं नामकरण करूं तो देखो जैसे CH3 CH, और यह लिखा मैंने CH3 और इधर भी लिखा मैंने CH3, तो यह कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 1। अब आप मुझे ये बताओ कि CH4 है, इसका मतलब होता है कार्बन 1 होता तो ये तो मैथेन हो गया। ये तो क्या हो गया? मैथेन। ये मैथेन हो गया क्योंकि एक कार्बन, 1 2 3 इसकी वैलेंसी, एक हाइड्रोजन और 1 2 3 इसके अलग बॉन्ड से वैलेंसी पूरी हो गई। इसका मतलब इसका नाम तो है मैथेन। तो ये तो हुआ व्युत्पन्न यौगिक, ये फिक्स एक यौगिक हुआ। अब इसके साइड में क्या जुड़ा है? इसको हम कहते हैं मैथिल, इसको भी हम कहते हैं मैथिल और इसको भी हम कहते हैं मैथिल। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? मैथिल। इसको भी हम क्या कहते हैं? मैथिल। और इसको भी हम क्या कहते हैं? मैथिल। तो बताओ कितने मैथिल जुड़े? 3 मैथिल जुड़े हैं, तो 3 को हम कहते हैं ट्राई। तो ये हो गया ट्राई मैथिल। इस समूह को हम क्या कहते हैं? मैथिल। इसको भी क्या कहते हैं? मैथिल। इसको भी क्या कहते हैं? मैथिल। और इसके साथ ये कौन जुड़ा हुआ है? मैथेन। मैथेन का मतलब ये 4 हाइड्रोजन हो या फिर चारों तरफ से बॉन्ड हो। एक कार्बन को मैथ, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, उसे नाम जुड़ा मैथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, इसलिए इसका नाम पड़ा मैथेन। तो बताओ ये तो हो गया हमारा फिक्स यौगिक एक मैथेन। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? मैंने क्या किसी यौगिक के नाम को व्युत्पन्न मान के इसके साथ जो दूसरे समूह जुड़े हुए हैं उनका नामकरण करना। CH3 को हम मैथिल कहते हैं, इसको भी मैथिल कहते हैं, इसको भी मैथिल कहते हैं। तो कितने मैथिल है? 3 मैथिल। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। तो ट्राई मैथिल, और ये क्या है? मैथेन। तो ट्राई मैथिल मैथेन, ये हो गया नामकरण इसका। आई बात समझ में? तो इस तरीके से 1 2 और 3 जुड़े, इसलिए हमने इसको कटा ट्राई मैथिल मैथेन। आगे देखो, अब जैसे दूसरा मैं लिखता हूं, जैसे CH3OH, इसको हम कहते हैं कार्बिनॉल। क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। कब हमने पढ़ा था? इसको मैथेनॉल भी कहते हैं और कार्बिनॉल भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब चलो इसको मैं अगर नामकरण करूं तो जैसे CH3 और CH2OH, इसका मुझे नामकरण करना है। तो बताओ मुझे कार्बिनॉल इसमें से कौन है? CH3, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड जुड़ो, तो ये वाला प्रोडक्ट तो क्या हो गया? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल का मतलब क्या हुआ कि भाई CH3OH होता है तो एक बॉन्ड भी तो जुड़ा हुआ है साथ में, तो ये तो हो गया कार्बिनॉल। बताओ ये क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है। तो मैं नामकरण बताओ क्या करूंगा? मैथिल कार्बिनॉल। क्या नाम जुड़ जाएगा? मैथिल। और इसको हमने क्या कहा? कार्बिनॉल। एक बॉन्ड हो या CH3, ये इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा है, तो एक बॉन्ड जोड़ा, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कार्बिनॉल। और तो इसका नाम क्या है? मैथिल। और ये क्या है? कार्बिनॉल। तो नाम पड़ गया कार्बिनॉल, मैथिल कार्बिनॉल। आई बात समझ में? तो मतलब एक फिक्स मान
रख के हम यौगिक का नामकरण करके उसके आसपास में कौन से समूह जुड़े हैं उसका नामकरण करना क्या कहलाता है, व्युत्पन्न पद्धति। अब और देखें एग्जाम्पल हम, तो देखो और एग्जाम्पल देखूं मैं, तो और एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं इसके आगे ध्यान देना। अब देखो ये एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका, फर्स्ट एक एग्जाम्पल एक और लेता हूं, CH3 C2H5 और एक ये हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने और OH जोड़ दिया। बताओ इसका नामकरण क्या है, ये क्या है, ये कार्बिनॉल, ये क्या है एथिल, इसको हम क्या कहते हैं एथिल, 2 कार्बन वालों को एथिल। ये क्या है मैथिल, इसको क्या कहते हैं मैथिल। तो बताओ क्या हुआ, मैथिल एथिल कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हुआ मैथिल एथिल कार्बिनॉल, मैथिल या मिथाइल एथिल कार्बिनॉल, ये हो गया। आई बात समझ में, ये कार्बिनॉल हो गया, CH3 यानी 1 2 3 बॉन्ड इसके साथ जुड़े होने चाहिए और साथ में ये क्या है C2H5 और एक है CH3। तो ये क्या हो गया, इसको कहा हमने मैथिल एथिल कार्बिनॉल। आगे और जोड़ू मैं तो देखो ये CH3 ये C2H5 और अगर मैं एक और बॉन्ड जोड़ता हूं, देखो ये और मैंने जोड़ा, यहां जोड़ा मैंने CH, इधर जोड़ा मैंने CH3 और CH3। अब आप देखो ये वाला प्रोडक्ट मैथिल, ये वाला समूह एथिल और इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल, इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ध्यान रखना आइसो हमने किसको कहा था कि कार्बन से दो ऊपर नीचे कार्बन हो तो उसको हम क्या कहते हैं आइसो, 3 कार्बन है 1 2 3 और एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं आइसोप्रोपिल। तो इस समूह को हम आइसोप्रोपिल कहते हैं, इसको मैथिल कहते हैं, इसको एथिल कहते हैं। और ये बीच में क्या है कार्बिनॉल, कार्बिनॉल का मतलब क्या CH3 के साथ OH जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एक कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी पूरी और साथ में OH, CH3 का मतलब 3 तरफ 3 हाइड्रोजन और एक तरफ OH। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं कार्बिनॉल। आई बात समझ में, तो इसमें देखो ये 1 2 3 तो बॉन्ड हो गए और ये OH, तो ये तो पूरा कार्बिनॉल हुआ, मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। तो अब इसका नाम क्या होगा, ये मैथिल ये एथिल ये आइसोप्रोपिल और इसका नाम कार्बिनॉल। तो नाम क्या पड़ा देखो मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल और कार्बिनॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स यौगिक को हमने उसका नाम दे दिया, फिर उसके बाद जो समूह जुड़े हुए हैं वो उनके व्युत्पन्न मान के उनका हमने क्या कर दिया नामकरण कर दिया। तो ये हो गया कार्बिनॉल और यहां जो समूह जुड़े इसको मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल, इस तरीके से हमने इसका नामकरण कर दिया। यहां CH3 जुड़ा इसको मैथिल कहता है, ये पीछे वाला कार्बिनॉल हो गया। इसके अंदर ये C2H5 एथिल है, ये मैथिल है और ये कार्बिनॉल हो गया। तो आई बात समझ में, तो बॉन्ड क्लियर होने चाहिए, यूं नहीं कि H ही जुड़े CH3 कहां है, इसमें CH3 को जरूरी नहीं, 1 2 3 हो गया हाइड्रोजन और एक OH जुड़ गया, ये कार्बिनॉल है, ये कार्बिनॉल है और इसके अलग जो समूह जुड़े हैं उनका नामकरण। तो इसे हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। क्या कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। और एग्जांपल देखें तो देखो CH3COH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब आप देखो मैं यहां जोड़ता हूं ये CH3 ये CH, इसको क्या कहूंगा आइसोप्रोपिल। अब इधर मैंने जोड़ दिया CH2COH। बताओ ये CH2COH तो क्या हो गया एसिटिक एसिड। CH2 क्योंकि CH3 है ना इसमें, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड खाली नहीं है इसलिए यहाँ एक बॉन्ड से क्या जुड़ा, ये क्या कहलाता है आइसोप्रोपिल। ये भी कहा हमने, इसको हम क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल, इसको क्या कहते हैं एसिटिक एसिड। तो बताओ क्या नाम पड़ गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। क्या हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। आई बात समझ में, यानी एक नाम जो हमने कहा है वो फिक्स करके इसके अन्य जो समूह जुड़े हैं उनका नामकरण करना ही क्या कहलाता है व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। तो इन सब के अंदर इस तरीके से हमने क्या एक फिक्स है
एक जो यौगिक है वो फिक्स है जिसका नाम, और उसके समूह में कौन से अलग अलग यौगिक जुड़े उसके साथ में, उसे हम उसका नामकरण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। चलो, तो ये हो गई व्युत्पन्न पद्धति। तो किस तरीके से हमने नामकरण किया ये ध्यान रखना। अब आगे हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम IUPAC नामकरण। क्या नामकरण पढ़ते हैं? IUPAC नामकरण। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आज टॉपिक हम पढ़ते हैं जिससे हम नामकरण की पद्धति को सीखेंगे और परीक्षा में ये पूछते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण। अब ये नामकरण हम कार्बन की जो श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है IUPAC नामकरण, जो परीक्षा में हमें पूछते हैं। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप लिख सकते हो, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नाम है। तो क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कार्बन के जो यौगिक है उनके नामकरण करता है। तो सर माने IUPAC नामकरण, जो भी तत्व है उनका नामकरण क्या करना है, क्या नाम उनको देना है, वो कौन निर्धारित करता है? IUPAC संस्था निर्धारित करती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये क्या करता है? नामकरण करने का कार्य करता है। क्या करता है? नामकरण। जो भी यौगिक है उनका नामकरण करने का काम जो करता है वो कौन? नए प्रकृति में नए तत्व खोज दिए जाते हैं, उनका नामकरण करने का काम कौन करता है? IUPAC करती है, ये संस्था करती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इस IUPAC के अंदर। तो IUPAC में ये तो उसका नामकरण हो गया। अब हम इसके बात करते हैं कि किस तरीके से ये नामकरण करता है। तो ध्यान रखना, ये करता है कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। किसका करता है? हाइड्रोकार्बन के नामकरण के अंदर हम पढ़ रहे हैं हम रूढ़ पद्धति, फिर हमने पढ़ा व्युत्पन्न पद्धति, आज हम पढ़ते हैं IUPAC पद्धति। तो सर्वमान्य है सबसे ये IUPAC पद्धति, ध्यान रखना। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें करना है कार्बन की संख्या को मैं लिखता हूं, इसको आपको कॉपी के अंदर नोट करते जाना है। कार्बन की संख्या को हम क्या नाम देंगे? कार्बन की संख्या कितनी हो और उसको क्या नाम देंगे? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। क्या नाम देंगे? मैथ। आई बात? कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन को नाम क्या देंगे? एथ नाम देंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो नामकरण उसका प्रोप होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसका नाम ब्यूट होगा। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसका नाम पेंट होगा। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसका नाम हेक्स होगा। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसका नाम हेप्ट होगा। क्या होगा? हेप्ट। और कार्बन की संख्या 8 है तो उसका नाम ऑक्ट होगा। कार्बन की संख्या 9 है तो उसका नाम नॉन होगा। और कार्बन की संख्या 10 है तो उसका नाम डेक होगा। ये तो हुई कार्बन की संख्या। मैं बार बार मेथेन, एथेन, प्रोपेन करता हूं, वो इस तरह करता हूं। कार्बन की संख्या 1 को क्या कहेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या 2 होगी तो कुछ क्या कहेंगे? एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या कहेंगे? प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो क्या कहेंगे? ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 है तो क्या कहेंगे? पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो क्या कहेंगे? हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो क्या कहेंगे? हेप। कार्बन की संख्या 8 है तो उसका नाम क्या कहेंगे? हम ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो हम क्या कहेंगे? नॉन। और कार्बन की संख्या 10 है तो हम क्या कहेंगे? डेक। ये आपको याद रखना है सारी चीजें, क्योंकि इसी से नामकरण करेंगे हम। सिंपल। अब देखो आगे, ये तो हुआ इस तरीके से। अब आगे हमें कुछ प्रतिस्थापी, अब हम बॉन्ड की बात करें, बंध की बात करते हैं। बंध का हम नामकरण करेंगे बंध। तो बंध का नाम अगर एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध का मतलब ये इस तरीके का बॉन्ड है, एकल बंध है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? एन।
एकल बंध का क्या नाम कहेंगे? एन। अगर द्विबंध है तो द्विबंध को हम क्या कहेंगे? ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन कहेंगे। क्या कहेंगे? इन कहेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है, त्रिबंध है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे? आइन कहेंगे। ये इनके नाम आपको ध्यान रखना है, समझ गए? ये नाम कार्बन की संख्या के आधार पे, ये बंध के आधार पे, एकल बंध को एन, द्विबंध को इन, और ट्रिपल बंध को क्या कहेंगे? आइन कहेंगे। लिख दिया आपने? इतना तो लिख दिया होगा। चलो अब देखो, ग्रुप में कुछ यौगिक भी जुड़े हुए होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? देखो, कुछ प्रतिस्थापी जुड़े हुए होंगे। क्या जुड़े होंगे? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी का नामकरण हमें किस तरीके से करना है? कुछ हमें क्या जुड़े होंगे कि श्रृंखला के आधार पे प्रतिस्थापी जुड़े हुए होंगे, प्रतिस्थापी समूह। ये प्रतिस्थापी समूह जुड़े होंगे, जो हम कार्बन की श्रृंखला की चेन बनाएंगे उसमें प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होंगे, और उन प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से जुड़ सकते हैं, उनके नाम क्या है वो मैं बताता हूं। तो देखो, प्रतिस्थापी कौन कौन से? अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे मैथिल। अगर C2H5 जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे एथिल। CH3 ये है एक तरफ तो मैथिल है, C2H5 है, C2H5 कैसे लिख सकते हो? C2H5 होगा, या फिर ये ऐसा होगा CH2 और CH3, सेम ही तो हुआ, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, C2H3। या तो ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा या इस तरीके, तो इसका नाम क्या है? एथिल। या तो ये इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, तो इसका नाम क्या है? एथिल। फिर देखो आगे, CH2, CH2 और CH3, इसको हम कहेंगे प्रोपिल। क्या कहेंगे? प्रोपिल कहेंगे। आई बात समझ में? CH2, CH2, CH3 को हम क्या कहेंगे? प्रोपिल कहेंगे। फिर अगर ये आगे और है CH2, CH2, CH2 और CH3, तो इसका नामकरण देखो, मैंने अभी आपको लिखाया था 1 2 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो या खाली है, कोई जुड़ा हुआ नहीं, तो इसको कहेंगे प्रोपिल। और यहाँ देखो, एक 4 कार्बन को क्या कहता है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड खाली है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्यूटिल। क्या नाम पड़ा? ब्यूटिल। ब्यूटिल। आई बात समझ में? CH3 को मैथिल, C2H5 को एथिल, CH2, CH2, CH3 को प्रोपिल, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 ब्यूटिल। CH2 कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन 2 होंगे यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंस, 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन की 4 वैलेंस, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 वैलेंस होती है, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड। इस कार्बन की अब कोई नहीं है, देखो इधर इसके 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन जोड़े, तो इसका आंसर 1 2 3 4, इसका नाम ब्यूटिल पड़ा। आगे और नामकरण लिखना, ये प्रतिस्थापी जुड़ेंगे, इनके नाम सब याद रखना है, और कहां कहां ये जुड़ेंगे, किस तरीके से नामकरण होगा, इनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगर देखो, मैंने CH ऐसे जोड़ दिया, 2 CH3 ऊपर जोड़ दिए कार्बन से, तो बताओ इसको मैंने क्या कहा था? इसका नामकरण मैंने आपको बताया था, क्या कहा था? आइसोप्रोपिल। 1 2 3 कार्बन के ऊपर नीचे, ये तो देखो क्रम से है, एक ही लाइन में तो प्रोपिल, लेकिन ऊपर नीचे कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। आई बात समझ में? अब देखो, एक और अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, CH2 CH और फिर ये CH3 और CH3 जोड़ूं, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? आइसो तो इसका नाम, और एक और कार्बन है, तो कितने हुए? 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटिल। क्या नाम पड़ेगा इसका? आइसो ब्यूटिल। ये सिर्फ ब्यूटिल और ये आइसोब्यूटिल। क्यों? क्योंकि इस वाले एक पद को कार्बन के ऊपर और नीचे, लेकिन 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड खाली है, इस वाले फॉर्म को हम आइसो कहते हैं, इसलिए आइसोब्यूटिल। ये आइसोप्रोपिल, 1 2 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल।
आई बात समझ में? चलो अब आगे मैं नाम करता हूं तो देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। चलो और देखते हैं, Cl जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे क्लोरो, अगर F जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे फ्लोरो, अगर Br जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे ब्रोमो, अगर I जुड़ा है तो इसको कहेंगे आयोडो। ये प्रतिस्थापित समूह है, ये सबकी लाइन में लिखना है। ये नाम जहां देखो तो इनका नाम ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आई बात सुने? आगे देखो, अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे नाइट्रो, क्या कहेंगे? नाइट्रो। तो इस तरीके से भी ये जुड़े हुए हो सकते, फ्लोरो, क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये जुड़े हो तो इनके नामकरण हम इस तरीके से करेंगे। तो आई बात समझ में? तो ये एलिमेंट्स हमें देखने हैं कि ये हमारे अंदर अगर जुड़े हुए हैं तो उनको इस नाम से हम पहचानेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और एक क्या है? नाइट्रो। तो इनको हम क्या कहेंगे? नाइट्रो कहेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सॉरी प्रतिस्थापित समूह है, ये जुड़े हुए थे इनके नाम। अब ये कहाँ कैसे नामकरण करना है वो हम पूरी इसकी नामकरण की पद्धति हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ गए कि प्रतिस्थापित में CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल, या ये इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ये एक और बढ़ गया 1 2 3 तो नाम पड़ गया प्रोपिल, एक और कार्बन बढ़ गया 1 2 3 4 हो गए तो ब्यूटिल हो गया। इस वाले फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आइसो। 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, ये 4 कार्बन है लेकिन इस वाले फॉर्म को आइसो इसलिए आइसो ब्यूटिल हो गया। फिर ये क्या हो गया? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो। NO2 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रो कहते हैं। तो ये इनके नामकरण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब मैं इसके सिंपल सा रूल्स बता देता हूं आपको कि किस तरीके से हमें इसके नामकरण, एक और मैं सारणी आपको बताता हूं फिर उसके बाद नामकरण। अब प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए हैं वो अगर संख्या में प्रतिस्थापी समूह, देखो प्रतिस्थापी समान होने पर उनकी संख्या देखो कितनी आती है। अगर प्रतिस्थापित समान हो, कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापित समान हो तो देखो समान होने पर अगर 1 है तो उसको कहेंगे मोनो। 2 प्रतिस्थापी समान जुड़े हुए हैं 2 नंबर पे, 2 प्रतिस्थापी समान है उनको कहेंगे डाई। 3 प्रतिस्थापी समान है तो उनको कहेंगे ट्राई। एक जैसे प्रतिस्थापी हैं, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई कहेंगे उनको। आगे उनके आगे क्या लगाएंगे? समान होने पर उनके आगे, उनकी संख्या के आगे, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्या लगाएंगे? टेट्रा, 5 है तो क्या कहेंगे? पेंटा, 6 है तो क्या कहेंगे? हेक्सा, 7 है तो क्या कहेंगे? हेप्टा, 8 है तो क्या कहेंगे? ऑक्टा, 9 है तो क्या कहेंगे? नोना, जो भी वो है ना उसी की तरह, और 10 है तो क्या कहेंगे? डेका। वो जो भी हमने देखा था सेम वही है, लेकिन उसमें मैथ याद था, प्रोप था। यहाँ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ये कब? प्रतिस्थापित समान, एक जैसे एक ही प्रोडक्ट में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं तो उनकी संख्या होने पर, उनकी संख्या ये जब होगी 1 होगी तो उनको मोनो, और 2 होंगे प्रतिस्थापित समान 2 जैसे हैं, एक ही प्रतिस्थापित समान रूप से 2 है तो उनको डाई, उसके आगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, उनके आगे हम लगाएंगे। तो उनके आगे ये लगाएंगे, समझ गए? उनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका उनके आगे लगाएंगे। कब? जब प्रतिस्थापित समान हुए तब। एक या देख से ये जब ये सारे आपको याद करना है, फिर इनको कहां कहां यूज करना है वो हम जब इसके नामकरण पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है? तो ये तीनों सारणी जो है ये तीनों सारणी जो है वो आपको याद करनी है। जितनी भी मैंने लिखाई है, जितने भी नाम के, कार्बन को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं?
और प्रतिस्थापियों के कौन कौन से नामकरण है वो मैंने आपको पढ़ाए, वो देख रहे हैं। और प्लस आपको ये जो सारणी लिखा है, ये चारों सारणी जब आपको याद होगी तो आपको नामकरण पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी, एकदम सरल तरीके से आप नामकरण इसके बना सकते हो। तो इनको अच्छी तरीके से आप लर्न करें इनको, ताकि नाम, क्योंकि इसका परीक्षा में 101% एक क्वेश्चन तो आता ही है कि आईयूपीएससी नामकरण करें, इनका संरचना सूत्र बनाए या संरचना सूत्रों से आईयूपीएससी नामकरण करें। तो आप इनको अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आप आईयूपीएससी नामकरण बिल्कुल सीख जाओगे। तो जो भी मैंने लिखा है इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है, याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नामकरण की विधि पढ़ेंगे, किस तरीके से कार्बन की श्रृंखला का हम आईयूपीएससी नामकरण करते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।